हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आर्या। आज मैं आप सबके लिए सीडीपी के टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँ। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आप सीटेट की प्रिपरेशन, केवीएस की, सुपर टेट की या किसी भी स्टेट के टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जिस भी एग्जाम में सीडीपी से क्वेश्चन आते हैं उसमें ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में हम सीडीपी के टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और उन क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा पॉइंट जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। अधिगम का पठार क्या होता है? नगण्य उन्नति को दर्शाने वाले भाग को अधिगम का पठार कहते हैं। जिस स्थिति में सीखने की गति शून्य हो जाए उसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं? अधिगम का पठार। अधिगम का पठार को कैसे दूर कर सकते हैं? तो विद्यालय के सहयोग से, शिक्षक के सहयोग से, उसके माता पिता परिवारजनों के सहयोग से अधिगम के पठार को हम दूर कर सकते हैं। और अधिगम का पठार बनता किस कारण है? कई बार क्या होता है, प्रेरणा की कमी, बच्चे अच्छे से मोटिवेट नहीं होते, उनमें सीखने के लिए रुचि नहीं होती है। या कई बार क्या होता है, बच्चे का शारीरिक कारण, जब आप क्लास में पढ़ा रहे हैं उस कंडीशन में अगर बच्चे को फीवर है तो क्या वो सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा ना। बच्चे का कई बार तनाव होता है, मानसिक कारण होते हैं, इन सब के कारण क्या होता है? अधिगम के पठार का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। कह रहा है अधिगम के पठार का कारण नहीं है, जबकि विद्यालय का सहयोग अधिगम के पठार को दूर करने में उपयोगी होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगर आपको इन क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं तो आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताते जाइए, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आपका स्कोर कितना रहा इन 20 क्वेश्चन में, अपना स्कोर हमें लास्ट में कमेंट में बता सकते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में एक परिवर्तन, यह कथन किसने कहा था? गिट्स व अन्य का कथन है। किसने कौन सा कथन कहा था? इस तरह से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। जैसे स्किनर ने अधिगम के संबंध में क्या बोला था? स्किनर ने कहा था कि जो अभिप्रेरणा होता है, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है, कि सीखने के लिए व्यक्ति को मोटिवेट होना बहुत आवश्यक होता है। इस तरह से अलग अलग कथन पूछते जाते हैं। जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता रही हूँ इनको नोट करते जाइए, यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। थर्ड क्वेश्चन इज, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करते हैं। विनय परीक्षण के द्वारा बुद्धि का मापन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। अब विनय परीक्षण का निर्माण कब हुआ था? तो 1905 में विनय व उनके सहयोगी साइमन ने मिलकर विनय परीक्षण का निर्माण किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, अंतर्मुखी व्यक्तित्व बहिर्मुखी व्यक्तित्व वर्गीकरण किसने किया था? मनोवैज्ञानिक आधार पर युंग ने व्यक्तित्व को 3 भागों में डिवाइड किया था, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व व उभयमुखी व्यक्तित्व। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा? बी हो जाएगा। अब चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। सामाजिक विकास का तात्पर्य क्या होता है? सामाजिक विकास का तात्पर्य होता है व्यक्ति का अपने समाज के वातावरण के साथ अनुकूलन करना, यही तो सामाजिक विकास होता है। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं समाज के परिवेश में जो भी तत्व होते हैं, जो भी तरह के फैक्टर कारक मौजूद होते हैं, वही तो बच्चे के विकास को प्रभावित करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। अब जैसे कह रहे हैं कि जैसे आप मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, बाल्यावस्था में या शैशवावस्था में, तो अपने आस पड़ोस से तो सीखता है कि कैसा माहौल हो रहा है, किस तरह का परिवेश है, उसके माता पिता उसके तरह साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इन्हीं सारी चीज़ों का अर्जन करता है। तो ये क्या करते हैं? बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक दिव्यांग बालक है, अब दिव्यांग बालक के साथ उसके आस पड़ोस के लोग अच्छे से व्यवहार ना करें, उससे कहें कि अरे तुम तो दिव्यांग हो, तुम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, वैसा, तो बच्चे में क्या होगा? डीमोटिवेशन हो जाएगा। वही आप बच्चे से कहें कि आप ट्राई करो, आप कर सकते हो बेटा, आप आसानी से कर सकते हो, आप सिर्फ उसका सहयोग करो और उसे मोटिवेट करो, तो बच्चा आसानी से सीख पाएगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है? मोटिवेट हो रहा है। तो अगला हमारा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा शारीरिक विकास का प्रमुख नियम नहीं है? शारीरिक विकास के कुछ प्रमुख नियम होते हैं, तो अगर इनमें से कौन सा शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है? तो अनियमित विकास का नियम आपके शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है।
जैसे आप सबको पता है कि शारीरिक विकास की गति क्या होती है, शैशवावस्था में अति तीव्र होती है, उसके पश्चात बाल्यावस्था में आके क्या हो जाती है, शारीरिक विकास की गति धीमी हो जाती है, फिर किशोरावस्था में क्या होती है, उसकी गति तीव्र हो जाती है। तो शारीरिक विकास जो होता है अनियमित गति से होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। जैसे विकास होता कैसे, तो विकास सबका मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों होता है और विकास के कुछ प्रमुख सिद्धांत होते हैं। तो कह रहे इनमें से कौन सा एक प्रमुख सिद्धांत है जो विकास का सिद्धांत नहीं है। जैसे अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ये आपका विकास का एक सिद्धांत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि ये विकास का एक सिद्धांत नहीं है। आपको ये पॉइंट याद रखना, कई बार नहीं पूछता है कि है, कई बार क्या होता है एग्जाम हॉल में इस तरह की गलती कर देते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा होता है नहीं है और हम लगा के क्या आ जाते हैं और हमारा आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसीलिए आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहना है। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, क्योंकि एक तो आपकी प्रैक्टिस होती है और सेकेंडली आप लिखते हैं तो आपको ऑप्शन बिल्कुल माइंड में याद हो जाता है। अब जैसे निरंतर विकास का सिद्धांत, ये आपका विकास का एक सिद्धांत है, क्योंकि कहा गया है विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास के जितने भी आयाम होते हैं, विकास का सभी आयाम परस्पर एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। जिसे शारीरिक विकास मानसिक विकास से, मानसिक विकास सामाजिक विकास से, सामाजिक विकास भाषाई विकास से, सारे पक्ष आपस में अंतर संबंधित होते हैं। समान प्रतिमान का सिद्धांत, विकास का जो प्रतिमान है, विकास का प्रतिमान सबका समान होता है। विकास की गति भले ही अलग अलग होती है, लेकिन प्रतिमान कैसा होता है, समान। जैसे आप किसी भी ह्यूमन को ले लीजिए, उसके विकास का क्रम तो समान है कि बच्चा पहले गर्भावस्था में आएगा, फिर सहसावस्था, फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, यही सिक्वेंस तो हर बच्चे के होता है ना। वो बच्चा किसी भी कंट्री का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी का भी अलग तो नहीं होता प्रतिमान। ठीक क्या होता है, विकास का समान प्रतिमान का सिद्धांत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये कथन किसने कहा था, आपका ये कथन दिया था हरलॉक ने। हरलॉक ने कहा था कि जो विकास होता है इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं होती हैं, नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। क्योंकि विकास क्या होता है, जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं, धीरे धीरे हम उस चीज़ को सीखते हैं, तो नवीन नवीन योग्यताएं भी तो प्रकट होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो 9th क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया था। जैसे मैकडूगल ने बताया था कि कितनी होती है, 14 मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ एक संवेग होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, किसी दूसरी की वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। अवधान की परिभाषा आपकी दी थी किसने, डम्बल महोदय ने। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डम्बल होगा, डिम्बल नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। डम्बल ने कहा कि जब किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा हम एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण करते हैं, यही हमारा क्या होता है, अवधान होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा सीखने के प्रमुख नियमों में शामिल नहीं है। तो सीखने का तात्पर्य क्या होता है, अधिगम। अधिगम के नियम किसने दिए थे, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अधिगम के नियम दिए थे थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने अधिगम के नियमों को 2 भागों में डिवाइड किया था, मुख्य नियम और गौड़ नियम। मुख्य नियम के अंतर्गत 3 नियम थे, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम व प्रभाव का नियम। ये आपके अधिगम के क्या मुख्य नियम है। और जैसे बहु अनुक्रिया का नियम, ये अधिगम का कैसा नियम है, गौड़ नियम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि पूछ रहे हैं ना कि मुख्य नियम में कौन सा शामिल नहीं है। तो राइट आंसर सी। अगर पूछते हैं कि थॉर्नडाइक के अधिगम के मुख्य नियम कौन कौन से हैं, तो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम व प्रभाव का नियम। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आप इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते जाइए और आंसर कमेंट में देते जाइए। आप वीडियो को एक बार पॉज करिए, आंसर कमेंट करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो देखिए, क्योंकि इससे आप अगर लिखते जाएंगे तो आपको चीज़ें एकदम माइंड में याद हो जाएंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन से परीक्षण का निर्माण किया था। तो डॉक्टर एस जलोटा ने साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण का निर्माण किया था,
जो 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसने किया था। तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्पीयरमैन ने। क्वेश्चन का राइट आंसर बी। स्पीयर ने बताया था कि बुद्धि जो होती है 2 कारकों से मिलकर बनी होती है। पहला आपका सामान्य कारक होता है, दूसरा आपका विशिष्ट कारक। सामान्य कारक जन्मजात होता है और विशिष्ट कारक क्या होता है, जो अनुभव प्रशिक्षण के फलस्वरूप प्राप्त होता है। वो कैसा कारक होता है, विशिष्ट कारक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब सही नहीं है। कह रहा सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने। ये बिल्कुल सही है कि जो अधिगम का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत है दिया था थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने किसके ऊपर प्रयोग किया था, तो थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था बिल्ली के ऊपर। सीखने का क्रिया प्रसूत अधिगम का अनुबंधन सिद्धांत जो दिया था स्किनर ने। स्किनर ने किसके ऊपर प्रयोग किया था, इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव ने दिया था। पावलोव ने किसके ऊपर प्रयोग किया था, इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताइए। सीखने का समग्र सिद्धांत, सीखने का समग्र सिद्धांत आपने दिया था गेस्टाल्टवादियों ने। गेस्टाल्टवादियों में आपके कौन थे, कोहलर, कोफका, वर्दीमर। जबकि यहाँ पे कौन सा कह रहा है, हल कह रहा है। तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि सीखने का समग्र सिद्धांत दिया था कोहलर ने, कोफका ने, वर्दीमर ने। तो आपसे पूछ सकते हैं फिर हल ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो हल ने दिया था प्रबलन का सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। हल ने सिद्धांत दिया था प्रबलन का सिद्धांत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। निम्न में कौन से सुजनन शास्त्र के पिता माने जाते हैं। तो सुजनन शास्त्र के पिता कहा जाता है गॉल्टन को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। सुजनन शास्त्र ये क्या है कि एक प्रकार का जो आपका व्यवहारिक होता है वंशानुक्रम, उसकी ही एक शाखा है। कौन, सुजनन शास्त्र। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, व्यक्तित्व की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। व्यक्तित्व जो पर्सनालिटी का हिंदी रूपांतरण है, इसकी उत्पत्ति हुई लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से। पर्सोना शब्द का तात्पर्य क्या होता है, मुखौटा या नकली चेहरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा सृजनात्मकता होता है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया, यह कथन किसने दिया था। जो सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, ये कथन आपका था क्रो का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति बच्चों में होती है पूर्व किशोरावस्था में। जैसे स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था का है। जब बच्चा पूर्व किशोरावस्था में होता है तो उसमें क्या होता है, विद्रोह की भावना का जन्म होता है। क्योंकि इस कंडीशन में आके बच्चे को क्या लगने लगता है, हम बड़े हो गए, सारे डिसीजन हम ले सकते हैं। पेरेंट्स की रोका टाकी उन्हें जो होती है ज़्यादा पसंद नहीं आती। उनके अंदर विद्रोह की भावना का दमन होने लगता है और धीरे धीरे किशोरावस्था के पश्चात ये भावना जो होती है कम होने लगती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नत नहीं होती, तो उससे आप क्या बोलते हो, अधिगम पठार। अभी मैंने आपको बताया था जब अधिगम शून्य हो जाए तो उस स्थिति में जो समय व प्रयास के हम वक्र को दर्शाते हैं उसे क्या बोलते हैं, अधिगम वक्र कहते हैं। और जिस स्थिति में नगण्य उन्नति दर्शाए तो उससे आप क्या बोलते हो, अधिगम पठार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या होता है। तो बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र होता है मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु इंटू 100। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। इसमें थोड़ी सी आपकी टाइपिंग एरर है। मानसिक आयु जो आपकी मेंटली एज होती है, वास्तविक आयु और जो होता है वास्तविक आयु इंटू 100 होता है। ये आपका फार्मूला होता है IQ को निकालने का। तो इस तरह से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाती है। इसके अलावा हमारे चैनल पे सीटेट एग्ज़ाम के लिए, सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए, KVS के लिए थ्योरी क्लासेस भी चल रही हैं। आप उन सारी क्लासेस को देखते रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय वीडियो।